Good morning, students. Today we have to discuss about Mughal administration and Mansabdari system under chapter 6 of हिस्ट्री 12th। आज के क्लास में हम लोग मुगल प्रशासन और मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो चैप्टर 6 क्लास 12th का है। पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने इतिवृत्त क्रोनिकल्स के बारे में देखा, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर की क्या योगदान रहा उसके बारे में देखा, हुमायूं के आरंभिक जीवन और उसकी कठिनाइयां जो परीक्षा में संभावित प्रश्न हमेशा रहता है इसके बारे में देखा, अकबर एक राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर का क्या योगदान रहा उसके बारे में हम लोगों ने देख चुके हैं। और नाउ टुडे वी हैव टू सी अबाउट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंपीरियल ऑफिशियल्स, शाही नौकरशाही के बारे में हम लोग को देखना है। अब आज की क्लास में जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुके हैं उसके बाद हम लोग को देखना है मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन मुगलों का और मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक प्रमुख स्थान रखता है। मुगल प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है मनसबदारी व्यवस्था का, जो हम लोग उसको दूसरे वीडियो में हम लोग उसको जानकारी प्राप्त करेंगे। मेन जो डिस्कशन का पार्ट है मुगल शासन प्रणाली। तो मुगल शासन प्रणाली कह सकते हैं कि आज के जैसा ही उस समय भी शासन प्रणाली देने का प्रयास अकबर के द्वारा किया गया था। मुगल शासन प्रणाली मध्यकालीन भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण, सुसंगठित, सुव्यवस्थित और सुनिश्चित शासन प्रणाली थी। द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन system was the most well organized, well developed and well planned system of medieval India. It was an mixture and amalgamation of Indian and foreign elements. मुगलों की शासन प्रणाली जो थी वो भारतीय और विदेशी दोनों तत्वों का शामिल थी। विदेशी का मतलब अरब और भारत दोनों के शासन प्रणाली को मिलाकर इसके का गठन किया गया था। उनका जो केंद्रीय प्रशासन था और प्रांतीय प्रशासन ये फारसी शासन प्रणाली से प्रभावित था। फारस के व्यवस्था से केंद्रीय और प्रांतीय शासन प्रणाली था, जबकि स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए भारत का नियम और परंपरा को ही आधार बनाया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि 2 देशों का सम्मिश्रण था। कुछ प्रणाली फारस का था तो कुछ प्रणाली अरब का था। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि आज का जो सिस्टम है हम लोग का, कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग व्यवस्था होता है, जो केंद्र सरकार की व्यवस्था होती है जो संविधान में लिखा हुआ है, और राज्य सरकार की अलग होती है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो शासन व्यवस्था करते हैं इसी को तो संघात्मक व्यवस्था या फेडरल सिस्टम कहते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल आप समझिए कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 और 8 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश पर एक केंद्र होता है जिसका मुख्यालय दिल्ली होता है, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद इस शासन के अंग होते हैं। ठीक ऐसा ही केंद्रीय प्रशासन था। पूरा केंद्रीय प्रशासन में कई प्रांतों को उस समय सूबा कहते थे, उसमें बटा हुआ था। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल वाज इन इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब फारस पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन से इन्फ्लुएंस था। बट द इंडियंस कस्टम्स, रूल एंड रेगुलेशन फॉलोड इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि दूसरी ओर जो भारत का रीति रिवाज था वो
स्थानीय प्रशासन को इंगित करता है। अब हम लोग केंद्रीय प्रशासन में देखते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन में क्या क्या है? तो केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहला स्थान आता है सम्राट का। आप देख सकते हैं यहाँ सम्राट है, जो राजा था, इंपीरियर था। ये शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्वयं कानून का निर्माण करता था, जो संसद आज करती है। शासन का व्यवस्था करता है, जो कार्यपालिका आज करती है। न्यायाधीश, जो जज था, और एक काम और था, उस सेनापति था, सुप्रीम कमांडर था। आप समझ सकते हैं कि आज का सिस्टम यही है। एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेटिव है, एक जुडिशियरी है। जो दैट टाइम द सुप्रीम अथॉरिटी, दैट इज एम्परर, वाज द सुप्रीम लॉ मेकर, एडमिनिस्ट्रेटर, जज एंड कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। साथ ही साथ ईश्वर का प्रतिनिधि भी था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड था, ऐसा मान्यता था। शासन व्यवस्था का मजबूती, सुसंगठित वैसे अकबर के काल में सबसे महत्वपूर्ण हुआ है। अब आज के जैसे जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं, प्रधानमंत्री को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होता है, ठीक वैसा ही एक मंत्रीगण, मंत्रिमंडल या मिनिस्टर्स होते हैं। साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों में सहायता करने के लिए कई मंत्री की नियुक्ति की जाती है। हालांकि ये सारे के सारे मंत्री जो होते हैं वो एम्परर, वो सम्राट ही नियुक्त करता है, उसी की इच्छा यहां चलती है। तो इनके सहायता करने के लिए कई अलग अलग मंत्री की नियुक्ति होती है। सेवरल मिनिस्टर्स अपॉइंटेड फॉर द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड अपॉइंटेड बाय हिमसेल्फ एम्परर। उसमें पहला नाम आता है प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री को फारसी भाषा में वकील बोलते थे। सम्राट के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण था, प्रधानमंत्री का पद था, नेक्स्ट टू एम्परर था। अकबर का पहला, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, अकबर का पहला जो प्रधानमंत्री था या वकील था, उसका नाम था बैरम खान। बैरम खान वाज द फर्स्ट पीएम वकील अपॉइंटेड बाय अकबर। मेन सलाहकार होता था। शासन में सम्राट के बाद दूसरा जो प्रमुख भूमिका होता था, इनका होता था। अब समझिए, दूसरा स्थान था वित्त मंत्री का, या दीवान ए आला का। वित्त मंत्री को ही दीवान ए आला बोलते थे। राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट का हेड होता था। सारा आय व्यय का साधन संसाधन का नियंत्रण इन्हीं करता था। राजस्व से संबंधित यही करता था। और कह सकते हैं कि अकबर के समय में टोडरमल, ये भी क्वेश्चन आता है, टोडरमल इनका वित्त मंत्री हुआ करता था। और टोडरमल का ही भू राजस्व प्रणाली बहुत विकसित हुआ, जिसको बोलते हैं आईने दहसाला या जाप्ती प्रणाली। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा जो प्रमुख मंत्री होता था, वो था मीर बख्शी। मीर बख्शी आप कह सकते हैं कि आज का रक्षा मंत्री जैसा था। सैनिक और असैनिक सभी पदाधिकारियों का वेतन देने वाला था। सर्वोच्च वेतन अधिकारी था। सैलरी देता था, सभी सिविल और आर्मी के लिए करता था। इसके बाद जो अधिकारी आते थे, उनका नाम था सदर ए जहां, जो धर्म विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, जिनका काम था धार्मिक मामलों को देखरेख करना। खान समा नाम ही है, खानसामा जिसको हम लोग आज शॉर्ट बोलते हैं। राज भंडार का प्रमुख, खान जो राजमहल शासन प्रणाली में देखरेख करने वाले, जो राजमहल से जुड़े हुए सदस्य थे, उनके व्यवस्था का व्यवस्थापक था। मुख्य काजी न्याय का मामलों को देखरेख करता था, न्यायाधीश के रूप में काम करता था। और सलाहकार था। मुख्तिब था, जो प्रजा के बीच में नैतिक आचरण का देखरेख करने वाला, मोरल कैरेक्टर का बताने वाला था। तो कुछ अधिकारियों का नाम आपको लिखना है। एक केंद्रीय प्रशासन की चर्चा है। इसी प्रकार प्रांतीय प्रशासन थी। प्रांतीय प्रशासन क्या है, थोड़ा अभी देख ले हम लोग। जैसे आज के डेट में भारत में एक केंद्र शासन हुआ, केंद्र के अधीन कई राज्य होते हैं, जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक ऐसा ही उस समय का भी सिस्टम था। और आज वाला जो सिस्टम है, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म या संघात्मक व्यवस्था। सुव्यवस्थित प्रशासन के लिए साम्राज्य का कई वर्गों में विभाजन किया गया था, जिसे सूबा या प्रांत के नाम से जानते थे। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस और सूबाज। अलग अलग शासन अलग अलग राजाओं के काल में
अलग अलग इसके प्रांत थे। द नंबर ऑफ प्रोविंस वेरिड फ्रॉम द एम्परर टू एम्परर। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे बात समझिए, आज राज्य की संख्या 28 है, सब दिन 28 नहीं था, कभी 29 भी रहा है, उससे पहले और कम रहा है। तो इस समय के अनुसार राज्य की संख्या घटते बढ़ती रही है। अकबर के जमाने में 15 था, जहांगीर के जमाने में 17 हो गया, शाहजहां के जमाने में 22 हो गया, और औरंगजेब के जमाने में 21 प्रांत या सूबा हुआ। इसको सूबा बोलते हैं। और सूबा प्रांतीय शासन की व्यवस्था का अधिकारी कह लें तो जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है तो राज्य में मुख्यमंत्री होता है, ठीक वैसा ही प्रांत का जो हेड होता है उसको सूबेदार बोलते हैं। सूबा का हेड सूबेदार। तो प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था, बट सूबेदार वाज अपॉइंटेड बाय सुप्रीम अथॉरिटी, दैट इज एम्परर। सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ प्रोविंस अपॉइंटेड बाय एम्परर। आप कह सकते हैं कि सूबेदार मतलब कि सो मेनी सूबाज वेयर डिवाइडेड अंडर वन एम्पायर एंड द नंबर ऑफ प्रोविंसेस सूबाज वेरिड टू एम्परर लाइक अकबर 15, जहांगीर 17, शाहजहां 22 एंड अकबर 21। द मेन ऑफिशियल ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में पहला नाम आता है सूबेदार का। इसके बाद दूसरा नाम आता है दीवान का। दीवान प्रांत का प्रमुख वित्तीय अधिकारी होता था, जो सम्राट के द्वारा नियुक्त होता था। केंद्रीय दीवान के सलाह से इसकी नियुक्ति होती थी। दीवान वाज द मेन फाइनेंशियल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय एम्परर फॉर प्रोविंस और सूबा। दूसरा नंबर पर आता है बख्शी का। बख्शी जो है प्रोविंशियल मिलिट्री हेड होता था, प्रांतीय सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। थर्ड नाम आता है वाकिया नवीस, जो गुप्तचर विभाग का है, आज के जैसे इंटेलिजेंस विभाग है, आईबी है, उसका हेड होता था इंटेलिजेंस का। कोतवाल, यही वर्ड है आज भी, कोतवाली थाना इसी से बनता है, जो शांति सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी होता था, इसीलिए आज भी कोतवाली वर्ड बोलते हैं, थाना को बोलते हैं। मेन ऑफिसर्स मेंटेन फॉर पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर, जो काम होता है। सदर और काजी नैतिक तथा आचार्यिक देखभाल करने वाला होता था। सुपरवाइजर फॉर मोरल इश्यूज, सदर और काजी के लिए। स्थानीय शासन, साम्राज्य का हेड सम्राट होता था। आप समझ लीजिए प्रांत, जैसे आज समझिए, आज कैसे है, सपोज वर्ल्ड है, वर्ल्ड जो है 7 महादेश में बटा हुआ है। महादेश के नीचे देश होता है, देश के नीचे राज होता है, राज के नीचे प्रमंडल, प्रमंडल के नीचे जिला, जिला के नीचे अनुमंडल, अनुमंडल के नीचे प्रखंड, प्रखंड की ग्राम पंचायत, ग्राम, तब ऐसे यूनिट बचा हुआ है। ठीक वैसा ही प्रांत, साम्राज्य में प्रांत को सूबा बोलते हैं। इस सूबा वाला क्वेश्चन आ चुका है कितना बार। जिला को सरकार बोलते थे, गवर्नमेंट नहीं, ये फारसी वर्ड है। जिला को सरकार बोलते थे। इसके बाद परगना होता था, इसको महाल बोलते थे। इसके बाद ग्राम होता था। ये इस प्रकार का डिवीजन बना हुआ था। तो एक साम्राज्य होता था, इसके बाद सूबा सूबेदार हेड होते थे, जिला का हेड फौजदार होता था, परगना महाल, सिकदार कानून आमिल कई अधिकारी होते थे, इसके बाद ग्राम होता था। इस प्रकार इनका प्रशासनिक व्यवस्था बटा हुआ था, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। मूलों व केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय प्रशासन अत्यधिक महत्वपूर्ण, सुसंगठित और व्यवस्थित था। सम्राट का सफलता का जो प्रमुख आधार था। द सेंट्रल प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल वेर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल प्लान्ड, व्हिच वेयर द मेन काउजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ द एम्पायर। यह हुआ आज के क्लास में मुगल प्रशासन का। मुगल प्रशासन से प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं 8 मार्क्स के लिए। तो मुगल प्रशासन को आज के डिवीजन के जैसा बांट लेंगे और बांटकर उसी प्रकार जैसे पीडीएफ में मैंने दिया है, आप लोग उसी से लिखने का प्रयास कीजिएगा। जस्ट ये आज का जो डिक्टेशन है आपको हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मनसबदारी सिस्टम देखेंगे। ओके।